अब समझते हैं डिमोनेटाइजेशन को। डिमोनेटाइजेशन, उससे पहले इस चीज़ को देखते हैं कि एक नोट पे क्या लिखा होता है। जैसे 100 रुपये का नोट है तो इस पर लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, प्रॉमिस टू पे द बियरर सम ऑफ इतना रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके भी पास ये कागज़ है जिस पे 100 रुपये का अंकित है, 100 रुपये का नोट है ये, तो उसे आरबीआई गारंटी दे रहा है कि आप निश्चिंत होकर इस नोट को आगे, नोट से आगे एक्सचेंज करें, ट्रांजैक्शन करें। इस नोट का वैल्यू हमारे पास 100 रुपये का है। अब जब भी आइएगा 100 रुपये के वर्थ का जो भी मेटल होगा, गोल्ड सिल्वर etc, वो हम देंगे। इस मतलब इस नोट का वैल्यू 100 रुपये है हमारे पास, हम गारंटी दे रहे हैं। तो जितने भी बैंक नोट है, एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर। एवरी बैंक नोट इज लीगल टेंडर। लेकिन अगर आरबीआई चाहे तो किसी पर्टिकुलर नोट को लीगल टेंडर से हटा सकती है। इसी को डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंड करती है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर, इसे रिकमेंड करती है। इसके बाद ये गैजेटेड नोटिफिकेशन के ज़रिए, गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए इस चीज़ को पब्लिश करती है कि ये नोट अब से लीगल टेंडर नहीं है। जैसे कि जो 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने आकर टीवी पे कहा था कि ये नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, 500 और 1000 के। तो ये बैकएंड में इतना प्रोसेस होता है। इसके बाद जो है 2016 वाले में एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था इसको बैकअप करने के लिए, 500 1000 के नोट को डिमोनेटाइज करने के लिए स्पेसिफाइड 16। तो ऑर्डिनेंस लाने के बाद फिर से इसका बिल भी लाया गया। तो इस तरह से होल प्रोसेस चलता है डिमोनेटाइजेशन का। अभी तक 3 बार किए जा चुके हैं, एक बार 1946 में, एक बार 1978 में और एक बार 2016 में 500 और 1000 के नोट को डिमोनेटाइज किया गया है। हम लोग पेपर मनी को देख लिए, अब बैंक मनी को देखते हैं। बैंक मनी जो आपका डिपॉजिट है बैंक में, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो इसके ट्रांजैक्शन के लिए जो भी मीडियम यूज किया जाता है, बैंकिंग मीडियम, वो सभी बैंक मनी है। जैसे आपका डीडी हो गया, चेक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जाएंगे तो आरटीजीएस हो गया, नेफ्ट हो गया, ये सभी बैंक मनी के एग्जाम्पल है। भीम हो गया, यूपीआई वगैरह हो गया। तो इस सब के बारे में डिटेल जब हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सब के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो बैंक मनी में इतना ही। इसके बाद जो अभी का लेटेस्ट है क्रिप्टो करेंसी, इसके बारे में देखते हैं। तो आगे हम लोग क्रिप्टो करेंसी को देखते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी पहले देखते हैं क्या है। तो मनी एक वर्चुअल फॉर्म में एक अलग टाइप का ही करेंसी है जो वर्चुअल फॉर्म में है, जो इनक्रिप्टेड वर्चुअल करेंसी है। यानी कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही अवेलेबल है। इसे इश्यू कौन करता है, कौन इश्यू करता है? तो जैसे जो नॉर्मल नोट रहता है उसे आरबीआई इश्यू करती है, आरबीआई प्रिंट करती है, मार्केट में देती है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक जो क्रिप्टो करेंसी है, इसे एक ग्रुप के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। यह सिर्फ एक आदमी है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इसे लॉन्च करने वाला ये सतोशी नाकामोटो, या फिर ये एक ग्रुप है
इस बारे में कोई पता नहीं है किसी को। 2008-9 के टाइम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इसमें कोई भी इसे कोई इश्यू पार्टिकुलरली इश्यू नहीं किया जाता, इसे कोई भी माइनिंग के थ्रू वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन माइनिंग के लिए ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल सिस्टम से माइनिंग हो जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार का एल्गोरिथम रहता है, एक पजल सॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू। पजल सॉल्विंग प्रोसेस के थ्रू पजल सॉल्व होने पे एक रिवार्ड के तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी प्राप्त होता है। तो इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट, काफ़ी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम, ये सारा चीज़ चाहिए। तो इस तरह से माइनिंग, इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, जिसमें पजल से उसका जो एल्गोरिथम रहता है, पजल रहता है, उसको सॉल्व करने पे रिवार्ड के रूप में क्रिप्टो करेंसी दिया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी का जो बेस्ट, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो है बिटकॉइन। एग्जाम्पल में बिटकॉइन। तो ये बिटकॉइन जो है, ये बिटकॉइन के एग्जाम्पल को लेकर ही हम लोग समझेंगे। तो जैसे बिटकॉइन है, माइनिंग के थ्रू एक आदमी ने माइनिंग किया और उसे एक बिटकॉइन मिल गया। तो बिटकॉइन में सबसे खासियत ये है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, यानी कि इसका जो ट्रांजैक्शन है वो सब कुछ इनक्रिप्टेड है। हम किसी को बिटकॉइन दे रहे हैं तो सिर्फ हमें पता रहेगा या जिसे जो ले रहा है उसे पता रहेगा कि बिटकॉइन उसके पास है। इसके अलावा 2% के अलावा किसी और को नहीं पता चल सकता है कि ये कहाँ से ट्रांजैक्शन हुआ और कहाँ गया है। ये सिर्फ उसी ग्रुप के लोगों को पता चल सकता है। हम लोग बिटकॉइन के एग्जाम्पल से ही समझेंगे कि आखिर क्रिप्टो करेंसी में गलत क्या है, क्यों गवर्नमेंट अगेंस्ट कर रही है इस चीज़ का, आखिर इलीगल क्या है इस चीज़ में। तो बिटकॉइन, अब जैसे कि ए ने माइनिंग किया, ए के पास एक बिटकॉइन है, माइनिंग प्रोसेस से इसने एक बिटकॉइन हासिल कर लिया है। अब बी के पास बी से कुछ खरीदना है इसे, तो ये बिटकॉइन इसे ट्रांसफ़र कर सकता है, आधा बिटकॉइन। एक बिटकॉइन का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सतोशी है। इसने बिटकॉइन का आधा हिस्सा इसे ट्रांसफ़र कर दिया और सामान परचेज कर लिया। तो जो ट्रांजैक्शन है कंप्लीट इनक्रिप्टेड है, ना बी ए की आइडेंटिटी को जान रहा है, ना ए बी की आइडेंटिटी को जान रहा है। और जो बाहर का व्यक्ति है, इस नेटवर्क नोड के बाहर का है, वो कभी भी इस डाटाबेस को नहीं देख सकता है, ना ही अल्टर किया जा सकता है। तो इस कारण से जो सी है, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से क्या ट्रांजैक्शन हुआ, कितना ट्रांजैक्शन हुआ ये बिटकॉइन का। और सामान तो इसे मिल गया और इसे बिटकॉइन भी मिल गया। बाद में कई तरह के एक्सचेंज है जिससे यहाँ जा कर के वो इसे कन्वर्ट कर सकता है डॉलर वगैरह में या किसी अन्य रुपये में। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो गया। और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होने के कारण पता ही नहीं है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ, किसने ट्रांजैक्शन किया, कितना ट्रांजैक्शन किया, ये कुछ भी कंप्लीट इनक्रिप्टेड होने के कारण ये पता ही नहीं चलता है जो किसने क्या ट्रांजैक्शन किया और कितना ट्रांजैक्शन किया। तो जो 2008-9 में जो जैसा कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो या उस एक ग्रुप ने खुद से ही ये सारा प्रोग्राम बना लिया और इसका प्रचलन होने लगा धीरे धीरे। तो चूँकि इसमें गवर्नमेंट कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है और जान भी नहीं पाती कि क्या कितना ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, तो इस कारण से इसका इलीगल यूज होता है। जो भी जितना भी ड्रग्स वगैरह है, रैकेटिंग वगैरह है, इस सब में इसका इलीगल यूज होने लगा और काफ़ी बृहद पैमाने पे हो रहा है। तो अभी खैर जो लास्ट बजट आया है उसमें जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने 30% का टैक्स इम्पोज किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर किस प्रकार का ये डाटाबेस है जिसे बाहर का कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो जिस टेक्नोलॉजी को बिटकॉइन यूज करता है या क्रिप्टो करेंसी यूज करती है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जैसे 5 लोगों का एक ग्रुप है, 5 के पास बिटकॉइन है, ठीक है।
ये 5 के पास बिटकॉइन है और ये डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस है, यानी कि जितना इन्फॉर्मेशन ए में है उतना ही इन्फॉर्मेशन ए में भी है। जितनी ऑथोरिटी ए के पास है उतनी ऑथोरिटी सभी के पास है। यानी कि अगर इसको अल्टर करना होगा तो एक ही साथ सबको अल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो ए में जो इन्फॉर्मेशन ए में अगर इन्फॉर्मेशन अल्टर किया जाता है तो बी में नहीं होगा, इस कारण से किसी नोड में नहीं होगा। तो जैसे एक एक्स नाम के व्यक्ति ने फिर से माइनिंग किया, इसे एक BTC प्राप्त हुआ, तो एक नया नोड इसमें जुड़ गया एक्स करके। तो जो नया डाटा होगा अपडेट होगा, एक नया नोड तो जुड़ा, एक नया डाटा जो पहले से डाटा चल रहा है वो, फिर नया जुड़ा वो, ये अपडेट होकर इसके बाद ये सारा अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि डिलीट भी अगर होना होगा, अल्टर होना होगा, तो ये सारे नोड को एक ही साथ डिलीट करना होगा या अल्टर करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारे नोड्स हैं, जो एक नोड्स नहीं है, करोड़ों में नोड्स होते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क के। तो इस कारण से ये पॉसिबल नहीं है कि सभी नोड्स पे एक ही साथ में डिलीट किया जाए या अल्टर किया जाए। इसलिए इस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको हैक कर पाना इम्पॉसिबल है, इसे डिलीट कर पाना, अल्टर कर पाना, अपडेट कर पाना, यह सब इम्पॉसिबल है। तो इस कारण से ये काफ़ी सिक्योर माना जाता है। अब तो जो भी बैंकिंग है वो भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। और अभी हाल ही में जो लास्ट बजट हुआ था इसमें RBI की तरफ इसमें बताया गया है कि RBI खुद का एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आ रही है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब CBDC क्या है वो देखते हैं हम लोग। CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कम्प्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ही यूज करेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिससे क्रिप्टो करेंसी वगैरह जनरेट होती है, चलती है। तो आखिर ये क्या है? तो सेंट्रल बैंक जैसे अभी के टाइम में जो दो लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं? अगर मान लेते हैं 100 का नोट है तो B को दे देते हैं 100 का नोट, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, बात ख़त्म हो गया। तो लेकिन जो पेमेंट सिस्टम है, जैसे फ़ोन पे वगैरह से हम पेमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, कोई भी भीम UPI सबसे पेमेंट करते हैं, तो फ़ोन पे फिर से जो नेशनल सर्वर है उस पे जाता है, इसके बाद वहाँ से बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है, फिर डिडक्ट होता है, फिर दोनों साइड अपडेट होता है, फिर दोनों कस्टमर को ये जानकारी मिलती है। तो ये सिर्फ एक मीडियम हो गया, ट्रांसफ़र का एक मीडियम हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांसफ़र जिस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, वैसे ही CBDC जो नोट होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। जैसे 100 का नोट है तो मोबाइल में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा, इसका एक अपना सीरियल नंबर होगा कुछ भी, और ये सामने वाले के मोबाइल में हम दे सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें किसी भी बैंक का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में चला जाएगा। ये सेंट्रल बैंक का अपना ही एक सर्वर होगा, अपना वैलेट सिस्टम होगा। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में क्या होगा ये सिर्फ RBI जानते हैं या फिर वित्त मंत्री जानते हैं। तो इस टाइप से ये ट्रांजैक्शन होगा, जैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में हम ट्रांजैक्शन करके ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, वैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। सबका जैसे नोट में सीरियल नंबर होते हैं, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नोट होगा वो सीरियल नंबर में होगा। तो सिंपली ये जो नोट है वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा, तो इसलिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे होगा, ताकि इसको इसके डाटाबेस को अपडेट ना किया जा सके या किसी प्रकार की छेड़खानी ना किया जा सके इसमें। अब CBDC में और क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइन हो गया, तो उस दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। CBDC और क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, यानी कि एक ही डाटाबेस जो सभी के पास है, जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क नोड से जुड़े हुए हैं, सभी के पास एक एक कॉपी है उस डाटाबेस का। CBDC में सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस होगा, RBI के पास होगा।
आरबीआई के पास होगा। इसे जैसे क्रिप्टो करेंसी में दूसरा, ये इसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये माइनिंग के थ्रू कोई भी इश्यू कर सकता है, माइनिंग के थ्रू कोई भी प्राप्त कर सकता है, और ये आरबीआई कंट्रोल्ड है, आरबीआई कंट्रोल करेगी इसे। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है, आइडेंटिटी अननोन, यानी कि इसमें कोई ट्रांजैक्शन ए से बी के पास गया तो ना ए बी को जान रहा है ना बी ए को जान रहा है, उसमें कुछ आईडी नंबर वगैरह के हिसाब से दिया रहता है, इससे जो आइडेंटिटी वो डिस्क्लोज नहीं होता। लेकिन इसमें तो आरबीआई जानता है कि ये नोट, इस सीरियल नंबर का नोट किसके पास है, आरबीआई नो